अध्याय 0073 सफल हुआ। कबीर विल्सन ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तुम्हें अभी खुश होने देता हूँ। मेरा इंतज़ार करो और मैं तुम्हें निश्चित रूप से हंसने के काबिल नहीं रहने दूंगा। उसने एक पल के लिए आराम किया और फिर शुद्धिकरण जारी रखा, लेकिन इस बार उसने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस चमकदार अग्नि ड्रैगन भट्टी का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने अपने पिता द्वारा दी गई अपनी घटिया काली रस निर्माण भट्टी निकाली। ओह, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करने से तुम्हारा समय बचेगा, अन्यथा तुम एक दिन में एक बार भी शुद्धिकरण पूरा नहीं कर पाओगे, सिमी ने कहा। तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूमिका ने कहा, क्योंकि उसने सोचा कि कबीर विल्सन चिंतित था कि वह फ्लेम ड्रैगन की अजीब सांस के संपर्क में आने के अनुकूल नहीं हो पाएगी। उसके बाद से कबीर विल्सन ने दोनों सुंदरियों पर फिर से ध्यान नहीं दिया और पूरी लगन से उसने गोली को शुद्ध करना शुरू कर दिया। रात के दौरान एक खूबसूरत नर्म चांदनी एक विशेष सरणी अरे से होकर चमकी, मोटी चट्टानों को भेदते हुए, और जड़ी बूटियों के बगीचे में पहाड़ की ढलान पर चमकी। सिमी और भूमिका एक बिस्तर पर लेटी थीं और दोनों सुंदरियां एक दूसरे से लिपट रही थीं। समान सांस के साथ वे पहले से ही अपनी सपनों की दुनिया में थीं। इस स्थिति में उनका झपकी लेना बहुत दुर्लभ था, लेकिन चूंकि वे कबीर विल्सन के आसपास बहुत सहज थीं, वे चैन की नींद सो सकती थीं। कबीर विल्सन गोलियों को शुद्ध कर रहा था और थोड़ी देर में वह दोनों सुंदरियों की खूबसूरत और आकर्षक सोने की मुद्राओं पर एक नज़र डालता था। ये देखकर उसका दिमाग पहले ही गड़बड़ा गया था और इस वजह से उसकी भट्टी लगभग फट गई थी। यह अच्छा होगा अगर मैं उनके बीच सो पाता, कबीर विल्सन ने अपने दिल में चुपके से यह सोचा, और अगर यह विचार सिमी और भूमिका को पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक उससे घृणा करतीं। एक दिन और एक रात बीत गई और तभी कबीर विल्सन ने रस निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश किया, जिसमें गोली को जमने दिया जाता है, लेकिन अंत में वह फिर भी असफल रहा। कई असफलताओं के बीच कबीर विल्सन ने बहुत शांत रहना सीख लिया था। उसके पास बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां थीं और इसके अलावा सिर्फ 1000 साल के बैंगनी स्पिरिट फ्रूट से वह ट्रू क्यूई पिल, सच्ची क्यूई की गोली को 10 बार शुद्ध कर पाएगा, और उसके पास ऐसे 100 से ज्यादा थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह उन सभी में असफलता का सामना करेगा। सिमी और भूमिका केवल तभी अंगूठी में प्रवेश करती थीं जब वे स्नान करती थीं और अपने कपड़े बदलती थीं। कबीर विल्सन को पता चला कि ये दोनों सुंदरियां एक दिन में कई बार अपने कपड़े बदलना पसंद करती थीं और उन्होंने कभी भी एक ही कपड़े नहीं पहने। इसके अलावा वे उसे दिखाकर भी खुश थीं। जब भी कबीर विल्सन उन्हें कपड़े बदलने के बाद बाहर आते देखता तो वह कुछ अच्छी और उल्लेखनीय प्रशंसा करता, लेकिन उसकी हर प्रशंसा हर बार अलग होती थी। ये चापलूसी उसके लिए सिर्फ ऊपरी तौर पर थी और हमेशा सिमी और भूमिका के दिलों को खुशी से भर देती थी। कबीर विल्सन जानता था कि ये दोनों परियां 1000 साल से ज्यादा समय से रह रही थीं, लेकिन अंत में वे लड़कियां थीं और लड़कियों को किसी भी चीज से ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनना पसंद था। सारा दिन पुरुषों के सामने आंखें मूंद कर घूमना, लेकिन पुरुष केवल तभी देखना पसंद करते थे जब वे कोई कपड़े नहीं पहने होती थीं। भूमिका दीदी, सिमी दीदी, मैं मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भी और खूबसूरत कपड़े खरीदता रहूंगा, और मुझे लगता है कि उन जगहों पर कई अन्य शैलियां होनी चाहिए। कबीर विल्सन हंसते हुए बोला, तुम कमीने, तुम काफी अच्छे से चापलूसी कर लेते हो और तुम हमें खुश करने के तरीके जानते हो, सिमी ने एक कोमल हंसी के साथ कहा। धन्यवाद, भूमिका ने धीमी आवाज में कहा, और भले ही उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, कबीर विल्सन, जिसने इसे सुना, उसे इसमें एक अथाह कोमलता मिली। निश्चिंत रहें, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कड़ी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द मैं आप दोनों को अपनी ताकत वापस पाने में मदद करूंगा और आपके दुश्मनों का सफाया करूंगा, ताकि आप मेरे खरीदे हुए कपड़े पहन सकें और दुनिया में आज़ादी से घूम सकें। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, और इससे सिमी और भूमिका के दिलों को छू गया। वे अब बुरी तरह से घायल थीं और इस बात का उल्लेख न करते हुए कि उनका अभी भी एक दुश्मन था, यहाँ तक कि कुछ थोड़े शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उन्हें आसानी से हरा सकते थे। कबीर विल्सन उनकी एकमात्र आशा था और उनकी आंखों में कबीर विल्सन एक समझदार भाई की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए वे बहुत खुश थीं, भले ही वह कभी कभी उन्हें अपनी आंखों में एक शरारती भाव के साथ देखता था। फिर से एक दिन बीत गया और सिमी और भूमिका एक साथ लिपटकर गहरी नींद में सोई थीं। जब सूरज की रोशनी उन पर चमकी तो उन्होंने अपनी प्यारी आंखें खोलीं, हालांकि उन्होंने कबीर विल्सन को अपनी दोनों आंखें बंद करके और गंभीर चेहरे के साथ पसीना बहाते हुए और गोलियों को शुद्ध करते हुए देखा, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण चरण में था। ये ट्रू क्यूई पिल को शुद्ध करने की कबीर विल्सन की 12वीं कोशिश थी और इतनी प्रगति होने पर सिमी ने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी। एक पल बाद कबीर विल्सन ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं, उसका पूरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने बिस्तर पर बैठी उन दोनों सुंदरियों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, दो बहनों, आप मेरे द्वारा अभी अभी बनाए गए ताज़े नाश्ते को आजमाएंगी।
बोलने के बाद कबीर विल्सन ने काली रस निर्माण भट्टी का ढक्कन खोला और अंदर बैंगनी प्रकाश के साथ 5 ट्रू क्यूई गोलियां चमक रही थीं, जिसने सिमी और भूमिका को अंतहीन रूप से चौंका दिया। उनके खूबसूरत चेहरे एक अविश्वसनीय भाव से भरे हुए थे और वे जल्दी से उस रस निर्माण भट्टी की तरफ दौड़ीं और अंदर नाश्ता देखा। केवल कबीर विल्सन ही इन ट्रू क्यूई गोलियों को लापरवाही से नाश्ते की तरह मान सकता था। सिमी दीदी, मैं केवल 12 बार असफल रहा, लेकिन इसे एक घटिया रस निर्माण भट्टी से भी शुद्ध किया। ऐसा लगता है कि सबसे कम ग्रेड की रस निर्माण भट्टी के साथ गोलियों को शुद्ध करना सीखना बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। सिमी दीदी, ये छोटा भाई शर्मिंदा है, मैं आपके 72 असफलता के निशान तक नहीं पहुंच पाया। कबीर विल्सन मुस्कुराया और ये देखकर सिमी उसके उन सफ़ेद दांतों को बाहर निकालने के लिए तरस गई। गुस्सा दिलाने वाला छोटा कमीना, जब मैं 72 बार असफल हुई थी तब मेरे शिक्षक द्वारा मुझे एक प्रतिभाशाली के रूप में सराहा गया था, लेकिन तुम। सिमी ने अपने छोटे मुंह से पाउट किया और भले ही उसका चेहरा छिपी हुई कड़वाहट से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश थी। कोशिश करते रहो और अब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करो। ये तुम्हें कम समय में बहुत ज़्यादा शुद्ध करने देगा। भूमिका ने अपनी मुलायम उंगली से ट्रू क्यूई पिल को उठाया और उसे अपने खूबसूरत छोटे मुंह के अंदर डाल दिया, हल्के से चबाते हुए। उसका ये रूप वास्तव में आकर्षक था। दूसरी तरफ सिमी अभी भी चंचल थी और जब भूमिका खा रही थी, ये दोनों सुंदरियां अपनी सबसे आकर्षक पहलू दिखा रही थीं। कबीर विल्सन जो ये देख रहा था वह हैरान था और अपने दिल में वह उन्हें अपनी बाहों में डालने के लिए तरस रहा था और उन्हें अच्छे से सहला रहा था। एक घटिया रस निर्माण भट्टी के साथ उसे एक दिन से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करके उसे इसे 2 बार शुद्ध करने में केवल आधा घंटा लगा। और शुरुआत में वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करते हुए भी असफल रहा, लेकिन एक बार जब वह प्रक्रिया से परिचित हो गया तो उसके बाद कोई असफलता नहीं हुई। दिन में ये रस निर्माण था और रात में ये साधना थी। कबीर विल्सन ट्रू क्यूई को अतुलनीय रूप से तेजी से एकत्र कर रहा था। हर दिन वह लो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई पिल को 10 बार शुद्ध करने में सक्षम था, कुल मिलाकर 50 गोलियां। शाम को गोलियां खाने के बाद उसने साधना की और ट्रू क्यूई पिल द्वारा लाई गई बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को दबाना जारी रखा। समय बहुत तेजी से उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। हालांकि कबीर विल्सन हर दिन एक ही दिनचर्या को दोहरा रहा था, लेकिन 2 अतुलनीय सुंदरियों के अपने साथी के रूप में होने के कारण वह ऊब नहीं रहा था। अब कबीर विल्सन ने पहले ही 4 ट्रू क्यूई रूप जमा लिए थे: एजियो ड्रैगन, नीला ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ, वर्मिलियन बर्ड, लाल पक्षी, ब्लैक टॉर्टोइस, काला कछुआ। उसके दांतियां डैंशन के अंदर ये 4 दिव्य जानवर धुंधले दिखाई दिए और हालांकि उसने वास्तव में इन 4 दिव्य जानवरों को नहीं देखा था, फिर भी उन 2 दिव्य अभ्यासों के अनुसार साधना करने के बाद वह रहस्यमय तरीके से दिव्य जानवरों के रूपों को ढालने में सक्षम था, जिसने उसे चुपके से चकित कर दिया। कबीर विल्सन अब 17 साल का था और वह अब मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर पर प्रभाव डालने वाला था। केवल अंतिम ट्रू क्यूई रूप को जमा करने के बाद वह सफलतापूर्वक इस नए चरण में उन्नति कर पाएगा। अगर कबीर विल्सन ने इस विशेष तरीके से साधना नहीं की होती तो वह पहले ही मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका होता, क्योंकि उसे अन्य लोगों की तुलना में कई गुना ज़्यादा साधना करनी पड़ी थी। कबीर विल्सन के दांतियां के अंदर ताई ची यिन और यांग आरेख ताई ची यिन एंड यांग डायग्राम के केंद्र में पृथ्वी ट्रू क्यूई से भरी हुई एक गेंद थी, लेकिन वर्तमान में यह बड़ी मात्रा में शुद्ध ट्रू क्यूई को अवशोषित कर रही थी और तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा उसी समय इसे दबाया भी जा रहा था और धीरे धीरे एक रूप इससे बाहर निकल रहा था। ये रूप एक हाथी का था जिसने केंद्र में यिन और यांग आरेख को दबा दिया। इस पर्वत घाटी के चारों ओर से स्पिरिट क्यूई आत्मा की ऊर्जा पागलपन की तरह इस पर्वत घाटी में उमड़ रही थी और उसमें पागलपन की तरह कबीर विल्सन द्वारा अवशोषित की जा रही थी। उस हाथी के रूप ने धीरे धीरे आकार ले लिया था और अब कबीर विल्सन अपनी विशाल दिव्य भावना के साथ इन 5 जानवर रूपों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा था, उन्हें एक रूप में एकीकृत कर रहा था। मैं सफल हो गया हूँ, कबीर विल्सन जोर से चिल्लाया और अचानक उसके शरीर से अदृश्य क्यूई लहरें फूट पड़ीं। ये यूनिवर्सल ट्रू क्यूई सार्वभौमिक सच्ची क्यूई थी और जब भी वह चाहता था वह ट्रू क्यूई के 5 तत्वों को एक शरीर में मनमाने ढंग से एकीकृत कर सकता था और यूनिवर्सल बल को छोड़ सकता था। कबीर विल्सन ने जमा हुए भ्रूण चरण के 5 दिव्य जानवरों के रूपों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को दबाया, फिर एक बार फिर से अदृश्य ट्रू क्यूई का उपयोग करके यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को जमा किया और 9वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे के बड़े दरवाजे को नष्ट कर दिया। कबीर विल्सन ने सिर्फ 17 साल की उम्र में मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया। अध्याय 74 प्रवेश शुल्क। अपने दांतिया में बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को संपीड़ित कर 5 दिव्य जानवर के रूपों को बनते देख कबीर विल्सन उस असीम ट्रू क्यूई की वजह से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सामान्य 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे के विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं थे।
जहां तक ट्रू मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की बात है, क्योंकि उसने उन्हें अभी तक नहीं देखा था या उनसे लड़ा नहीं था, इसलिए वह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। अच्छे भाई, तुम्हारी प्रभावशाली अदा वैसी ही है जैसी अतीत में मेरी थी। सिमी ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा एक आकर्षक मुस्कान से भरा था। कबीर विल्सन गर्व से मुस्कुराया, दो बहनों, अब क्या मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय जा सकता हूँ? शायद मैं आप लोगों के लिए कुछ बिल्कुल नए कपड़े भी ला सकता हूँ। छोटे कमीने, तुम हमें खुश करना सच में जानते हो, सिमी ने हल्की सी घुरघुराहट के साथ कहा। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। इन मार्शल संप्रदायों के अंदर छिपे हुए ड्रैगन और बैठे हुए बाघ हैं, और उनकी नज़रों में इस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम अभी भी एक चींटी हो, भूमिका ने चेतावनी दी। हालांकि वह और सिमी केवल इस जड़ी बूटियों के बगीचे में सक्रिय थीं, वे फिर भी बहुत खुश महसूस कर रही थीं। सिमी और भूमिका अंगूठी में चली गईं। कबीर विल्सन जड़ी बूटियों के बगीचे से बाहर आया और एक पहाड़ी घाटी के अंदर पहुंचा। उसका शरीर थोड़ा हिला और उसकी पीठ से आग के पंखों की एक जोड़ी निकली। कबीर विल्सन ने एक जबरदस्त छलांग लगाई जो हवा में कई 10 झांक ऊंची थी। उसकी पीठ के पीछे के वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स लाल पक्षी के आग के पंख फड़फड़ाए, जिससे वह आसमान में उड़ने लगा। जैसे जैसे वह जंगल में गहरा और गहरा उड़ता गया, स्पिरिट क्यूई आत्मा की ऊर्जा और अधिक समृद्ध होती गई, और इससे कबीर विल्सन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल आर्ट संप्रदाय बहुत समृद्ध स्पिरिट क्यूई वाले स्थान पर स्थित थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि स्पिरिट क्यूई कितनी समृद्ध थी। अब जब उसने व्यक्तिगत रूप से इस समृद्ध मात्रा में स्पिरिट क्यूई का अनुभव किया, तो वह समझ गया कि इतने सारे लोग इन मार्शल आर्ट संप्रदायों में शामिल होने की लालसा क्यों रखते थे। ये यहाँ स्वर्ग जैसा है। ये बात उसने एक ऊंचे पहाड़ की चट्टान को देखते हुए कही। पास में एक विशाल नदी बह रही थी, और उस हरे भरे जंगल में नीचे अनगिनत पक्षी गा रहे थे जो स्पिरिट क्यूई से समृद्ध था। दुनिया के इस हिस्से में मार्शल आर्ट संप्रदायों का सबसे मजबूत प्रभाव है। बेशक, मार्शल आर्ट संप्रदाय के बगल में कई गुप्ता परिवार और साम्राज्य हैं जिनका समान प्रभाव है। हालांकि यहाँ साधारण लोग भी हैं जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, और इन लोगों की संख्या कम नहीं है, सिमी ने कहा। जैसे जैसे सिमी बोली, कबीर विल्सन दुनिया के कितने बड़े और अजीब होने पर अचरज में खड़ा था। यहाँ के मार्शल आर्ट संप्रदायों में एक प्राचीन विरासत है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत बहुत पहले मार्शल कलाकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न शैलियों के आसपास बने थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मार्शल आर्ट संप्रदाय विकसित होने लगे और भी बड़े हो गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर संसाधनों का शोषण किया। नतीजतन यहाँ मजबूत विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। उड़ते हुए कबीर विल्सन ने अचानक नीचे एक हलचल की आवाज़ सुनी। वह नीचे गया, केवल एक व्यक्ति को एक विशाल बैल से लड़ते हुए देखने के लिए जिसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था। यह एक दानव जानवर था, एक ऐसी प्रजाति जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना जानती थी। इन जानवरों में जन्मजात आध्यात्मिक नसें थीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ताकत मजबूत थी या कमजोर, उनके शरीर का हर हिस्सा एक खजाना माना जा सकता था। कबीर विल्सन नीचे उतरा और तीव्र युद्ध के मैदान के बगल में उतरा, और वह जलता हुआ बैल अप्रत्याशित रूप से 18-19 साल के एक मोटे किशोर से लड़ रहा था, जिसका स्वरूप काफी मेल खाता था। उसका स्वरूप एक विशेषज्ञ धमकाने वाले जैसा था। इस समय मोटे किशोर ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। उसका चेहरा जलते हुए बैल से निपटने के दौरान गंभीर लग रहा था। उसकी ताकत खराब नहीं थी, क्योंकि उसने मेटल ट्रू क्यूई धातु की सच्ची क्यूई की साधना की थी, और उसका मार्शल कौशल भी अच्छा लग रहा था। जब उसने मुक्का मारा तो उसने अपनी पूरी ट्रू क्यूई को बाहर निकाल दिया। भाई, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? कबीर विल्सन ने, जो अब पास में खड़ा था, पूछा। वह देख सकता था कि मोटे किशोर की नींव कमज़ोर नहीं थी, और उसने अनुमान लगाया कि उसे मॉडल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में होना चाहिए। बड़े भाई, मैंने ज़्यादातर लड़ाई लड़ी और अब तुम प्रकट हुए। तुम कहते हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, फिर भी मुझे यकीन है कि तुम बस मेरे शिकार को चुराना चाहते हो। ये लायक नहीं है। उस मोटे की प्रतिक्रिया ने कबीर विल्सन को खून की उल्टी करा दी। अप्रत्याशित रूप से यह मोटा इस पर मोलभाव कर रहा था। मुझे बस इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये दानव जानवर कितना भयानक है। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक नहीं है, तो ऐसा ही सही, मैं तुम्हें बैल की टांग दूंगा, मोटे ने कहा, और कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए यह मोटा बहुत सैद्धांतिक था। अच्छा, कबीर विल्सन बोलते हुए एक कदम उठाया और पलक झपकते ही जलते हुए बैल के पीछे पहुंचा। कबीर विल्सन की मुट्ठी एक सुनहरी स्लॉटर क्यूई नरसंहार की क्यूई में लपेटना शुरू हो गई थी जो बाहर निकल रही थी। उसके बाद एक सुनहरा सफ़ेद बाघ का सिर बना रही थी। कबीर विल्सन ने व्हाइट टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन मेटल व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई का भी इस्तेमाल किया। उसके मुके ने उस जलते हुए बैल के मोटे शरीर पर वार किया, एक गरजने वाली आवाज़ निकाली, और उसकी सुनहरी आभा चमकी और जलते हुए बैल की मोटी त्वचा में एक खूनी छेद कर दिया, जिसने मोटे को चकित कर दिया।
बड़े भाई, तुमने अभी अभी किस तरह के मुक्के के हमले का इस्तेमाल किया? यह इतना दबंग था? मोटे ने आश्चर्य के साथ पूछा। उसी समय एक मुक्के ने बैल के सिर पर वार किया और एक भयानक क्यूई आभा बाहर निकली जिसने हवा को भी हिला दिया। जलते हुए बैल ने एक भारी दहाड़ निकाली। जब जलता हुआ बैल गुस्सा था, कबीर विल्सन ने इस अवसर का फायदा उठाया और उस जलते हुए बैल के मोटे शरीर पर वार की बारिश होने दी। पलक झपकते ही उसने 10 भयानक और अत्याचारी हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुक्के मार दिए थे और एक मजबूत क्यूई आभा बैल की मोटी त्वचा से गुजरी जिसने जलते हुए बैल के आंतरिक अंगों को हिला दिया। गुस्से में जलते हुए बैल ने तुरंत मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी और फिर वह बैल अपनी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा। इस समय उस मोटे ने अपनी मुट्ठियों को एक साथ जोड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया जो एक विशाल हथौड़े जैसा लग रहा था। उसकी मुट्ठियां बैल के सिर की ओर गिरीं और जोरदार मेटल ट्रू क्यूई उसके मुक्कों के चारों ओर लिपटी एक क्यूई आभा में बदल गई। पलक झपकते ही गरजने वाली आवाज़ों के साथ सभी दिशाओं में क्यूई लहरें उड़ गईं और बैल मारा गया। भाई की मुक्केबाजी की तकनीक खराब नहीं है, कबीर विल्सन ने प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि उसने इस मार्शल कलाकार की ताकत की गणना की और इतनी कम उम्र में वह इतना अद्भुत था। वह मोटा मुस्कुराया। मुझे अमृत गुप्ता कहा जाता है। बड़े भाई का सम्माननीय नाम क्या है? कबीर विल्सन। मैं सिर्फ 17 साल का हूं और अमृत गुप्ता ने मुझे बड़े भाई लाओगे बुलाया। तुमने मुझे बूढ़ा लाओ बुलाया, लेकिन मैं तुमसे छोटा हूं। कबीर विल्सन मुस्कुराया, बोलते हुए अपने मुक्कों को जोड़कर प्रणाम किया। उसमें एक ऐसी हवा थी जो दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करती थी कि वह अपनी शारीरिक उम्र से ज्यादा परिपक्व था। अमृत गुप्ता मुस्कुराया, लगता है मैंने तुम्हें सच में बूढ़ा बुलाया। हे, लेकिन मुझे भी नुकसान हुआ इस संबंध में। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोटा भाई बुलाना चाहिए। तुम मुझसे 2 साल छोटे हो और पहले से ही इतने अद्भुत हो। तुम निश्चित रूप से किसी प्रसिद्ध गुप्ता परिवार से हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन सा गुप्ता परिवार है। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि अमृत गुप्ता का गुप्ता परिवार व्यापार करता होगा, अन्यथा हर बार जब वह अपना मुंह खोलता तो वह लेन देन के बारे में बात नहीं करता। मैं उस तरफ की धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया हूं, कबीर विल्सन ने सच्चाई से कहा। अमृत गुप्ता ने उस जलते हुए बैल के शरीर से निपटना शुरू कर दिया था और कबीर विल्सन के लिए एक टांग काट दी, लेकिन जानबूझकर बहुत छोटी काट दी, जिसने कबीर विल्सन को भी कुछ हद तक हैरान कर दिया। तो क्या तुम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हो? अमृत गुप्ता ने पूछा। उस जलते हुए बैल का दूसरा सिरा पूरी तरह से भंडारण थैली में प्राप्त हो गया। हाँ, अमृत गुप्ता, क्या तुम एक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य हो? कबीर विल्सन ने प्रतिप्रश्न किया। अमृत गुप्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था। सौभाग्य से मैं एक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का शिष्य बन गया, और हालांकि तुम्हारी ताकत काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते, अमृत गुप्ता ने गर्व से देखते हुए कहा। क्यों? कबीर विल्सन ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई गुप्ता परिवार नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय अन्य संप्रदायों से अलग है, और जबकि अन्य सभी संप्रदाय अपने शिष्यों को प्राप्त करते हैं, वे उन शिष्यों के लिए सबसे अच्छा कल्याण प्रदान करते हैं, जबकि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय शिष्यों को प्राप्त करते समय शुल्क लेता है। अमृत गुप्ता ने यह बात कही और उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था, जैसा कि कोई देख सकता है कि उसे पैसे बहुत पसंद थे। कबीर विल्सन ने पहले भी इस चीज़ के बारे में सुना था, इसीलिए सिमी ने उसे इप्शिता बाजवा के लिए मेटल स्पिरिट फ्रूट धातु आत्मा फल निकालने के लिए कहा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने का खर्च नहीं उठा सकता? कबीर विल्सन ने पूछा।